नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। 25 जून ये वो तारीख है जो भारत के तानाशाह शासक की वो याद दिलाता है जिसमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर तानाशाह ने कुठाराघात किया था और आपातकाल लगाया था। 25 जून 1975 भारत के इतिहास का वो काला पन्ना है जिसमें 21 महीने तक दरिंदगी, क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए एक तानाशाह ने न न्याय को माना, न न्यायालय को माना, न संविधान को माना और अपनी मनमानी करता गया। उसके चाटुकारों ने उसको इतना सर पे चढ़ा रखा था कि उसे किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था, वो किसी भी चीज़ से नहीं डरती थी। उसे बस अपनी सत्ता चाहिए थी और वो भी अपने मनमाने तरीके से। आपातकाल के कुछ तथ्य आपके सामने रखने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये 20 जून 1975 का दिन था। एक विशाल रैली का आयोजन हुआ था। इस रैली को देवकांत बरुआ का चाटुकारिता मॉडल भी इसमें देखने को आपको मिलेगा। देवकांत बरुआ ने कहा था, इंदिरा तेरी सुबह भी जय, इंदिरा तेरी शाम की जय, इंदिरा तेरे काम की जय, इंदिरा तेरे नाम की जय। और इसी जनसभा में अपने भाषण के दौरान इंदिरा गांधी ने ये घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री पद से वो त्यागपत्र नहीं देंगे। उन्हें त्यागपत्र देना था क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था, जो इलेक्शन हुआ था वो वैलिड नहीं था। जस्टिस जगमोहन ने ये कहा था कि इलीगल तरीके से इस इलेक्शन को होल्ड किया गया है और जीत को हासिल किया गया है, इसलिए प्रधानमंत्री पद से उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को त्यागपत्र देना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं संविधान को नहीं मानती हूँ, मैं न्यायालय को भी नहीं मानती हूँ, न्यायपालिका को भी नहीं मानती हूँ, मैं इस देश के जस्टिस को भी नहीं मानती हूँ, संविधान की बेड़ियों में मैं अपने आप को नहीं जकड़ती हूँ और मैं मनमाने तरीके से भारत को लेकर चलूँगी, उस पर शासन करूँगी, चाहे इसके लिए मुझे हजारों लोगों की जानें क्यों नहीं लेनी पड़े और लाखों लोगों को यातना देते हुए जेल में क्यों नहीं ठूसना पड़े। वैसे देखें तो अंग्रेज भी इससे कहीं बेहतर थे। इतनी यातनाएं और इस तरह की पाबंदियां तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं लगाया था। चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फिर क्या हुआ? इस घोषणा के साथ ही जयप्रकाश नारायण जी ने रामलीला मैदान पर विशाल जनसमूह के सम्मुख 25 जून 1975 को कहा कि सभी विरोधी पक्षों को अब एकजुट होने की ज़रूरत है। यह देश हित के लिए ज़रूरी है, अन्यथा यहाँ तानाशाही स्थापित होने वाली है, जनता पे कहर ढाने वाला है। इस बात से भी समझा जा सकता है कि उस वक्त में जो आपातकाल था उसको लेफ़्ट का सपोर्ट था। सीपीआई इसको सपोर्ट कर रही थी, सीपीएम इसको सपोर्ट कर रही थी और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि भारत में कम्युनलिज्म को स्थापित करने के लिए ये एक प्रयोग था जिसको सक्सेसफुल रखने के लिए भरसक कोशिशें की गई थी। लेकिन भारत की प्रजातंत्र, भारत की लोकतंत्र इतनी मजबूत थी कि चाहे जितनी कोशिशें की गई विफल तो होना ही था, क्योंकि जनता का साथ इस आपातकाल वाले घिनौने आवाज़ के साथ नहीं था। इस मंच पर उनके साथ नानाजी देशमुख भी थे और भी कई गण्यमान्य नेता थे। संघर्ष समिति के सचिव नानाजी देशमुख ने उत्साह के साथ घोषणा कर दी कि इसके बाद इंदिरा जी अगर त्यागपत्र की मांग को लेकर के वो नहीं मानती हैं तो हम गांव-गांव में सभाएं करेंगे, लोगों के घर घर तक जाएंगे और राष्ट्रपति निवास के स्थान के सामने 29 जून को प्रतिदिन सत्याग्रह करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आखिर देश में किस तरह की व्यवस्था चल रही है। उसी शाम को
रामलीला मैदान की विशाल जनसभा से हजारों लोग लौट रहे थे, तब प्रत्येक धूलिकण से मानो यही मांग उठ रही थी कि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दें और वास्तविक गणतंत्र की परंपरा का पालन करें। लेकिन प्रधानमंत्री ये मानने को तैयार नहीं थी। इस बात को आप पढ़ सकते हैं पंडित सहस्त्रबुद्धे माणिकचंद वाजपेयी की किताब आपातकाल संघर्ष गाथा, जो उन्होंने 1975 और 77 के बीच में लिखा था। ये उनके पृष्ठ संख्या 1 पे पढ़ा जा सकता है। अब आते हैं कि क्या था इस पूरे आपातकाल में। उस वक्त में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की भूमिका क्या रही थी, वो किस तरह से काम कर रहा था और इस आपातकाल में लोगों के साथ जुड़ रहा था, उनकी सेवाएं तो कर ही रहा था, उनको जागरूक तो कर ही रहा था, साथ ही साथ इस आपातकाल जैसे जो तानाशाही प्रक्रिया शुरू हुई थी उसके विरुद्ध एक जंग भी जारी कर चुका था। सच पूछिए तो आपातकाल वो काल था जब अंग्रेज़ों से हम आज़ाद हो चुके थे, लेकिन महज 28 साल बाद एक तानाशाह के गुलाम हो गए थे। और जिस तरह से जनता उससे जूझ रही थी, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दूसरा स्वतंत्रता संग्राम भारत की जनता का था, अपनी ही सरकार के साथ, जो सरकार थी वो इंदिरा गांधी की थी। नई दिल्ली स्थित दीनदयाल शोध संस्थान में लगातार बैठकें चल रही थी इस आपातकाल को लेकर के। 15 और 16 मार्च 1975 के दिन कोर कमेटी की बैठक हुई। आपात स्थिति को लेकर के संविधान और आपात स्थिति को लेकर के चर्चा हुई। लोकतंत्र के विषय पर चर्चा जो आयोजित की गई थी, इस चर्चा में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री कोका सुब्बा राव भी थे। उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था, ये अंदेशा जता दिया था कि आपातकाल जैसी स्थिति आ सकती है। उन्होंने कहा था कि जब संवैधानिक प्रजातंत्र को नष्ट करने के लिए राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल एक हो जाएंगे और कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिससे जनता त्राहिमाम करेगी। सुब्बा राव के इस विश्लेषण को, उनके इस बयान को आप रिवोक इमरजेंसी दीनदयाल संस्थान के में पृष्ठ संख्या 17 पे पढ़ सकते हैं। तब किसे पता था कि केवल 3 महीने बाद ही ऐसी स्थिति आ जाएगी। सहस्त्रबुद्धे माणिकचंद वाजपेयी आपातकालीन संघर्ष गाथा 1975-1977 की पृष्ठ संख्या 40 पे आप इससे संबंधित विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। किताबें आपको पढ़नी चाहिए, तभी आप आपातकाल को समझ पाएंगे। 4 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। लोक संघर्ष समिति की स्थापना कर आपातकाल के विरोध में संघर्ष को और तेज किया गया। 1 लाख से ज़्यादा स्वयंसेवक का सत्याग्रह चल रहा था और बहुत बड़ी संख्या में लोग कारावास में भी थे। उस वक्त के सरसंघचालक बाला साहब देशमुख को, माफ़ कीजिएगा, उस वक्त के सरसंघचालक बाला साहब देवरस को 30 जून को नागपुर स्टेशन पे गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के पूर्व ही ये सबको सचेत कर दिया था कि ये असाधारण परिस्थिति है। ऐसे में स्वयंसेवकों का ये दायित्व है कि अपना संतुलन वो बनाए रखें। सर कार्यवाह माधवराव मूले तथा उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी के आदेशानुसार संघ कार्य को वो जारी रखें और अपने संघर्ष को भी जारी रखें। यथापूर्व जनसंपर्क, जनजागृति और जनशिक्षा का कार्य वो करते हुए अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करने की क्षमता जनसाधारण के निर्माण में करें। ये बाला साहब देवरस ने जेल जाते हुए लोगों से अपील की थी। आपातकाल के दौरान सत्याग्रह करने वाले कुल 1,30,000 सत्याग्रही थे लगभग, बताया जाता है, जिसमें 1 लाख से अधिक सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे। मिसा के अधीन करीब 30,000 लोगों को बंदी बनाया गया था। उसमें से 25,000 राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता थे।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तकरीबन 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने बंदीगृह में या उसके बाहर आपातकाल के दौरान उनकी बलिदानी हो गई थी, उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। उनमें संघ के अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख जो शहीद होने वालों में से अगर बात करें तो संघ के अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख श्री पांडुरंग क्षीरसागर जी भी थे। फिर वो समय आता है जब संघ अपने इस गतिविधि को और तेज करता है और आपातकाल से लड़ने के लिए संघ निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। 9 अगस्त 1975 में मेरठ में सत्याग्रह किया गया। उसी दिन मुजफ्फरपुर में जगह जगह जोरदार आवाज़ के साथ सत्याग्रहियों ने पटाखे फोड़ते हुए इस आपातकाल का विरोध किया था। 15 अगस्त 1975 को लाल किले पर जब प्रधानमंत्री भाषण देने के लिए माइक की ओर बढ़ी, उसी समय जनता ने बीच से 50 सत्याग्रहियों ने नारे लगाते हुए आपातकाल के खिलाफ पर्चे बांटे थे और पुस्तिकाएं बांटी थी। लोगों को जागरूक किया था कि ये भाषण आपके हित के लिए नहीं है। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के सामने महात्मा गांधी की समाधि पर स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह किया। 28 अक्टूबर 1975 की अगर बात करें तो राष्ट्रमंडल सांसदों का एक दल जब दिल्ली आया था तब कार्यकर्ताओं ने उन्हें आपातकाल विरोधी साहित्य वितरित किए थे। 14 नवंबर 1975 को प्रधानमंत्री के सामने नेहरू की समाधि के पास आपातकाल के विरोध में स्वयंसेवकों ने नारे लगाए थे। 24 नवंबर 1975 को अखिल भारतीय शिक्षक सम्मेलन में प्रधानमंत्री के सामने मंच पर जाकर सत्याग्रहियों ने पर्चे बांटे और तानाशाही के विरोध में नारे लगाए थे। 7 दिसंबर 1975 को ग्वालियर में महान संगीतज्ञ तानसेन की समाधि पर भारी सत्याग्रह किया गया। उस दिन रजत जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 12 दिसंबर 1975 को दिल्ली के स्वामी श्रद्धानंद की मूर्ति के सामने सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा भारी सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान किया गया था। बम्बई में मिलों के मजदूर भी इसमें अपना योगदान दे रहे थे, उनके द्वारा भी सत्याग्रह जारी था। इस बात को लेकर के आप मोहनलाल रस्तोगी की आपातकालीन संघर्ष गाथा में इस पूरे मजदूरों के संघर्ष को आप पढ़ सकते हैं, जो कि इस किताब के इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 35 और 36 पर इसका विवरण दिया गया है। आपातकाल के विरोध में अगर हम देखें तो सभी प्रकार के संचार व्यवस्था यथा समाचार पत्र पत्रिकाएं, मंच, डाक सेवा और निर्वाचित विधानमंडलों को ठप कर दिया गया था। प्रश्न यह था कि इसी स्थिति में जन आंदोलन को कैसे संगठित करें और ऐसे में सभी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने बाखूबी इसमें अपनी भूमिका निभाई थी और केंद्रीय निर्णय प्रांत, विभाग, जिला और तहसील स्तरों से होते हुए गांव तक पहुंचाने का कार्य किया था। जब आपात घोषणाएं हुई तब आपातकाल चल रहा था। इस बीच संघ के यह संचार व्यवस्था सुचारू रूप से ढंग से चल रही थी। जो कुछ लोग जेल में थे तो कुछ लोग जेल के बाहर इस संघर्ष को जारी रखे हुए थे। जेल भरो आंदोलन भी चल रहा था और जेल के बाहर हाथों से अखबार लिखकर महिलाएं घर में बैठकर हाथों से अखबार लिख रही थीं, न्यूज़ लिख रही थीं और 100 के घरों को टारगेट बनाते हुए ये महिलाएं जो हैं उन खबरों को वितरित कर रही थीं। महिलाओं का अहम योगदान था। क्रूरता की वो हदें थी कि नसबंदी का मीसाबंदी, नसबंदी, ये सारी चीज़ें चलाई गई थी। नसबंदी इतने पूरे भारत के पूरे राष्ट्रीय पैमाने पे चलाया गया था और किसी को भी पकड़ के उसकी स्टरलाइजेशन कर दिया जा रहा था, उसकी नसबंदी कर दी जा रही थी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ऐसे में डॉक्टरों की कमी थी, कंपाउंडर भी कर रहे थे और यही नहीं, जो अस्पताल के स्वीपर थे, जो सफाई कर्मी थे, वो भी किसी को भी पकड़ के नसबंदी कर रहे थे। ऐसे में लोगों को इन्फेक्शन हो रहा था, लोगों की जान को खतरा हो गया था, कई लोग मर रहे थे, कुछ लोग आत्महत्याएं कर रहे थे।
और छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो रहे थे। इतना ही पे ख़त्म नहीं हुआ, अगर कोई विरोध कर रहा था तो जेल में जिस तरह की यातनाएं दी जा रही थी, उनके नाखूनों में एल्पिन को ठूस ठूस कर ठोक ठोक कर उनको वो दर्द पहुंचाया जा रहा था। लोगों के ऊपर कुत्ते छोड़े जा रहे थे, उनको कुत्तों से कटवाया जा रहा था। और अगर कोई भी अखबार इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ लिख रहा था तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो रही थी जो कि दर्द देने वाली थी, जो कि दिल दहलाने वाली थी। आपातकाल के कई ऐसे दर्दनाक किस्से हैं जिन्हें आप नरेंद्र भदौरिया जी की इमरजेंसी पर लिखी हुई किताब में भी पढ़ सकते हैं। इन कहानियों को अगर हम देखें तो कितनी ही कहानियाँ ऐसी हैं जो आपके दिलों को दहला देंगी, आप नहीं जानते होंगे। ये जो संघर्ष था, ये जो विरोध था, वो शहरों में तो चल ही रहा था, लेकिन जिस तेज़ी से गाँव में चल रहा था और गाँव में जिस तरह की यातनाएं दी जा रही थी, खबरें लोगों तक पहुंच नहीं रही थी क्योंकि मीडिया पे पाबंदी थी, अखबारों पे पाबंदी थी। और अगर कोई लिखता था तो उसके लिए सख्त कठोर कदम उठाए जा रहे थे। संविधान को लेकर के इंदिरा गांधी की अगर बात करें तो उनके एक वक्तव्य को आपके सामने रखने जा रही हूँ। इंदिरा ने कहा था कि 29 जुलाई 1976 की बात है, इंदिरा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के सामने कहा था कि यह संविधान नहीं, हमारे प्रगतिशील कदमों की बेड़ियां हैं। यह न्यायपालिका जो है वो संविधान के प्रावधानों की जो व्याख्याएं करती हैं वो हमारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रही हैं और हमें इसको परिवर्तित करना ही होगा। कुछ महीनों बाद उन्होंने फिर अपनी यही मत को दोहराते हुए कहा कि संविधान की कई बार जो व्याख्या की जाती है वो बेहद विकृत है, अतः संविधान की व्याख्या को असंदिग्ध हम मानते हैं और इसमें बदलाव करना आवश्यक है। और ये वही काल था जब सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जैसे शब्द जो हैं संविधान में घुसेड़े गए थे। ज़बरदस्ती हमारे संविधान को विकृत किया गया और थोपा गया था, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इस बात के इंदिरा गांधी की इस पूरे स्पीच को मैं छोटा सा अंश पढ़ रही हूँ, पूरे स्पीच को आप मोहनलाल रस्तोगी आपातकाल संघर्ष गाथा एक संक्षिप्त जानकारी उनकी पुस्तक में पढ़ सकते हैं और ये पूरा विवरण जो है आपको पृष्ठ संख्या 18 पे मिल जाएगी। इंदिरा गांधी की अगर बात करें तो अच्युत पटवर्धन जी लिखते हैं कि मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता राजनीतिक प्रतिरोध करने वाले किसी भी अन्य समूह के साथ मिलकर उत्साह और निष्ठा के साथ कार्य कर रहे थे। यह घोर दमन और झूठ का सहारा लेने वाले पैशाचिक शासन का कोई भी विरोध जो वो कर रहे थे ये बेहद सराहनीय है। उनके साथ खुलकर सहयोग करने और साथ देने के लिए वो तैयार थे। जो भी उनका विरोध कर रहे थे यह भी सराहनीय है। जिस साहस और वीरता के साथ पुलिस के अत्याचारों और उसकी नृशंसता को वो झेलते हुए स्वयंसेवक आंदोलन की गति को और तेज किए हुए थे, उसकी धार को और तेज किए हुए थे, यह भी एक सराहनीय है। उसे देखकर तो मार्क्सवादी संसद सदस्य श्री A.K. गोपालन भी भावाकुल हो उठे थे। उन्होंने कहा था कि कोई न कोई उच्चादर्श अवश्य है जो उन्हें ऐसे वीरोचित कार्य करने के लिए और त्याग के लिए अदम्य साहस प्रदान कर रहा है। मैं उन्हें सलाम करता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस के 9 जून 1979 के प्रकाशन में आप उनके इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। MC सुब्रमण्यम ने लिखा कि जिन वर्गों ने निर्भीक लगन के साथ यह कार्य किया उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विशेषतः उल्लेखनीय है। उन्होंने सत्याग्रह का आयोजन किया, अखिल भारतीय संचार तंत्र को बनाए रखा, आंदोलन के लिए चुपचाप धन एकत्रित करते रहे, बिना किसी विघ्न बाधा के साहित्य वितरण की व्यवस्था भी की, कारागार में अन्य दलों और मतों के संगी बंदियों को सहायता प्रदान की। इस प्रकार उन्होंने सिद्ध कर दिया कि स्वामी विवेकानंद ने देश में सामाजिक और राजनीतिक कार्य के लिए जिन सन्यासी सेना का आह्वान किया था उसके वो सबसे निकटतम पात्र हैं। ये आप पढ़ सकते हैं। वह भी परंपरावादी और क्रांति
के शक्ति हैं ये लोग। आप इसको पढ़ सकते हैं, इंडियन रिव्यू मद्रास अप्रैल 1977 के इस आलेख में आप पढ़ सकते हैं। कम्युनिस्ट इंदिरा गांधी के साथ थे क्योंकि वो अपना इस आपदा में वो अपना अवसर देख रहे थे। वो चाहते थे कि भारत कम्युनलिज्म की तरफ आगे बढ़े, चीन के रास्ते पे चले और यहाँ जनता के अधिकारों का दमन किया जाए, सिर्फ सरकार अपने डिसीजन थोपती रहे। उनका मानना था सीपीआई का कि ये आपातकाल जो है कम्युनिस्ट क्रांति के रूप में तब्दील हो सकता है और भारत में कम्युनिज्म जो है वो लागू हो सकता है। इंदिरा गांधी की बर्बरता पर शाह कमेटी बनी थी और इस कमीशन की रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे। आपातकाल के दौरान विभिन्न प्रकार की ज्यादतियों को जानने के लिए 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने 28 मई 1977 को शाह आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष जस्टिस जे.सी. शाह थे। आपातकाल में हुई ज्यादतियों की जांच के लिए बने शाह के आयोग ने अपनी रिपोर्ट को 3 भागों में बांटा था। अंतिम भाग वाली रिपोर्ट अगस्त 1978 को सौंपी गई थी। अगर इस रिपोर्ट को सिर्फ आकार को ही लिया जाए तो यह 6 अध्याय 530 पेज लोकतांत्रिक संस्थाओं और नैतिक मूल्यों के साथ हुई हिंसा की तीव्रता को दर्शाती है। यह रिपोर्ट शासन व्यवस्था के साथ की गई छेड़छाड़ और उसे पहुंचाए गए नुकसान पर चिंता भी व्यक्त करती है। उसने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं। सभी बिंदुओं की जांच करने के बाद शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिस वक्त आपातकाल की घोषणा की गई थी उस वक्त देश की आर्थिक हालात बेहद खराब थे। कानून व्यवस्था में कई तरह की दिक्कतें थी। प्रधानमंत्री देश में आपातकाल अपनी इच्छा अनुसार लगाई थी। कैबिनेट से इस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। कई सहयोगी भी उनके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। आपातकाल के दौर में आज़ादी के बाद देश के भीतर इतने बड़े पैमाने पर नेताओं की गिरफ्तारी पहली बार हुई। उन्हें हिरासत में रखने के लिए जेल अधिकारियों को पूर्व में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई थी। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ही बेहद खराब थी जेलों की और अधिकारी सरकार इंदिरा गांधी के गुलाम बन चुके थे। आपातकाल में गिरफ्तार किए गए ज़्यादातर सम्मानित और बुजुर्ग नेताओं को चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता थी, जिसकी सुविधा जेल के अस्पताल में नहीं मौजूद थी। आयोग ने प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारी अपनी नौकरियों को बचाने के लिए प्रोन्नति के लिए सरकार के गलत निर्णयों का साथ दे रहे थे, उनकी चाटुकारिता कर रहे थे। आयोग ने नसबंदी कार्यक्रम पर सरकार के रवैये को बेहद निराशाजनक करार देते हुए कहा कि पटरी पर रहने वाले और भिखारियों की ज़बरदस्ती नसबंदी की गई, बल्कि ऑटो रिक्शा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए नसबंदी सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया गया। ये सारी वो ज्यादतियाँ हैं जिसका भुगतान इस देश को करना पड़ेगा। आयोग ने माना कि सरकारी तंत्र का उपयोग कुछ लोगों के फायदे के लिए पहुंचाने के लिए किया गया था। शाह कमीशन प्रेस के संबंध में लिखता है कि आपातकाल के समय में प्रेस पर हुई ज्यादती की जांच के लिए जो है वो चीफ सेंसर ने प्रेस को जो दिशा निर्देश जारी किए थे वो बेहद खतरनाक थे, बहुत ज़्यादा कठोर थे। आयोग का तो यहाँ तक कहना था कि दिशा निर्देश के दायरे ही नहीं तय किए गए थे, अपनी मनमाने तरीके से दिशा निर्देश बनाए जा रहे थे। शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रतिदिन के कार्यों में सेंसरशिप का दखल दिशा निर्देश से कहीं ज़्यादा था। सेंसर ने आदेश तानाशाह होने वाले लगे थे। शाह कमीशन का मानना था कि सेंसरशिप सरकार विरोधी समाचारों को दबाने और सरकार तथा कांग्रेस के पक्ष में खबरें छपवाने के लिए लगाई गई थी। आपातकाल के दौरान सरकारी संचार माध्यमों का भी खूब दुरुपयोग किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो को इंदिरा गांधी के भाषणों के लिए प्रसारित करने के लिए आदेश दिए गए थे। सरकार अलग राय रखने वाले अखबारों और पत्रिकाओं की विज्ञापन नहीं देती थी और उनको बैन कर चुकी थी, जबकि सरकार का प्रचार करने वाले अखबारों और पत्रिकाओं को खुले हाथों से विज्ञापन लुटाए गए थे। और संजय गांधी जो किसी भी पद पे नहीं थे वो अधिकारियों को गाली दे रहे थे, उनके साथ बदतमीजियाँ कर रहे थे और अपने मनमाने कानून उन पे थोप रहे थे, उनसे लागू करवाने के लिए उन्हें मजबूर कर रहे थे। लोकतंत्र जूते की नोक पर था। इस आपातकाल में माँ और बेटे की सरकार बनी हुई थी और प्रशासन उनकी जूती बनी हुई थी।
इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन था वो इतना बिफर चुका था कि उस वक्त में कई ब्यूरोक्रेट्स ने सामूहिक त्यागपत्र दिए थे। इलेक्शन कमीशन इंदिरा गांधी को मानने को तैयार नहीं था और जिसकी वजह थी कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों ने ही इमरजेंसी के बाद अपने चुनाव हारे थे। इमरजेंसी एक ऐसी गाथा है जिसके बारे में जितना भी बात किया जाए कम। बर्बरता की वो दास्तां है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कहानियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि समय कम पड़ जाए, पूरा एक जीवन भी कम पड़ जाए। मगर आज की कांग्रेस और उस वक्त की कांग्रेस को अगर देखें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आएगा। कांग्रेस आज भी वही है। कांग्रेस न्यायपालिका को नहीं मानती है। अगर उसके मनमाने तरीके से कोई आदेश नहीं आता है तो न्यायपालिका के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने से, उस पर सवाल खड़े करने से कांग्रेस जरा भी नहीं कतराती। संविधान को अपने ठेंगे पे रखना चाहती है कांग्रेस प्रशासन को नहीं मानती है। संवैधानिक पदों के लिए अपशब्द इस्तेमाल करना कांग्रेस की फितरत में है। फखरुद्दीन जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे वो इंदिरा गांधी की पैरों की जूती थे, उनके तलवे चाटते थे। उनके ही सिग्नेचर से ये आपातकाल लगा था। कहते हैं कि जब आपातकाल के पेपर पे सिग्नेचर हुआ था तो फखरुद्दीन जो है वो जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे वो नहा रहे थे, बाथटब में थे और बिना पढ़े उन्होंने सिग्नेचर दिए थे। ऐसे हालात थे इस देश के 25 जून 1975 के बाद 21 महीनों तक। जय हिंद, जय भारत। आज इमरजेंसी को याद कीजिए, उसी आपातकाल को याद कीजिए और कांग्रेस के आज के बिहेवियर को देखिए। कांग्रेस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भारत को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, अपनी जायदाद समझते हैं, भारत को के युवराज समझते हैं। राहुल गांधी अपने आप को हम महारानी समझती हैं। सोनिया गांधी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं कि भारत में कोई दूसरी पार्टी भी सत्ता में आ सकती है और भारत से उनका लगाव इस बात से समझा जा सकता है कि जब भी कोई नई पॉलिसी आती है, सोनिया गांधी पॉलिसी के विरोध के नाम पे, वो कोई विरोध नहीं है, उनको तो समझ में भी नहीं आता कि पॉलिसी क्या है, न राहुल गांधी को समझ में आता है। विरोध के नाम पे वो अराजकता फैलाती हैं कि देश बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है। अगर पुलिस प्रशासन ईडी राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाती है तो देश पूरा हंगामे में डूब जाता है। और एक बात जान लीजिए, जब तक ईडी राहुल गांधी को बुलाती रहेगी तब तक सड़कों पे कांग्रेस के चाटुकार नेता नज़र आते रहेंगे। ये दृश्य तब भी था, ये दृश्य आज भी है। तो आपातकाल कल भी था। कांग्रेस के नज़रिए से देखें तो आपातकाल जैसी स्थिति अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आज भी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, लाइक बटन दबाइए, बेल बटन दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आपातकाल की उस स्थिति को आज के कांग्रेस से कैसे जोड़कर आप देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।